अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू आर ऑल वेल। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। ठीक है, सॉल्यूशन की इसको हमने ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले एक टर्म होती है फेज़। फेज़ अगर कोई आपके पास मैटर है, ठीक है, आपके पास मैटर है और उसकी फ़िक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, उस मैटर की फ़िक्स प्रॉपर्टीज़ हैं और उस मैटर की फ़िक्स कंपोजिशन है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेज़। दैट मैटर विच हैव फिक्स प्रॉपर्टीज़ एंड फिक्स कंपोजिशन इज़ कॉल्ड अ फेज़। ठीक है, अब सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more existing in one or more states। देखें, सॉल्यूशन के बारे में आपको इल्म है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन, उसमें पार्टिकल साइज़ होता है 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज़ होता है एक सॉल्यूशन में। और इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आगे डिफरेंट है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकल थिंग्स। ठीक है, ये मुख्तलिफ बुक से लिया हुआ ना, BS बाल से है, ये सनाउल्लाह साहब की बुक से है। इसी तरह सॉल्यूशन की डेफिनेशन फ्रॉम FSC है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, पियर्सन गाइड से लिया हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम? जो दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी दो उसमें कंपोनेंट्स हों। द सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नोट, सॉल्वेंट हैज़ द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स सेम होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये करनी है हमने कि एक चीज़ होती है सॉल्यूशन में सल्यूट, जो कि कम मिकदार में होती है, स्मॉल क्वांटिटी में, ये भी आपको इल्म है। सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर सल्यूट की मिकदार स्मॉल है किसी सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर सल्यूट यहाँ पे हम थोड़ा सा उलट बोल गए हैं। जहाँ पे सल्यूट की मिकदार कम होगी उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ थोड़ा ज़्यादा सॉल्वेंट हो और कम सल्यूट हो, इट्स मीन कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट है। अगर हमारे पास मोर क्वांटिटी में हम लेते हैं, मोर कंसंट्रेशन है हमारे पास सल्यूट की, तो वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर हमारे पास कंसंट्रेशन थोड़ा सा गर्म करने के ऊपर उसमें हम कोई चीज़ फर्दर हल कर सकें तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम कोई चीज़ अपना सल्यूट डालें और वो फर्दर डिज़ोल्व ना हो, दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा हीट अप करके, थोड़ा सा टेम्परेचर अप्लाई करके तो इसमें फर्दर क्वांटिटी डिज़ोल्व कर सके तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन होती है कि सल्यूट कितना हमारा डिज़ोल्व है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा सल्यूट है, या ये कह लें कि द अमाउंट ऑफ सल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन के। द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिज़ोल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक हो गया, कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है,
वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वेट होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। याद रखिएगा कि ये जो वेट बाय वेट होता है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। मैस बाई मैस या वेट बाई वेट जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर मैस को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए जी नेक्स्ट, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सल्यूट के पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के नंबर ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। और मोलैरिटी जो होती है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यूनिट इसका मोल पर लीटर होता है। ठीक है, टेम्परेचर को देख लें, टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी का इन्वर्स रिलेशन है। सिंपल मीन कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम होगी। ठीक है, उसके बाद आता है मोलैलिटी। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट होते हैं पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ये वर्ड याद रखना है आपने, ये पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन नहीं होता, ये पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मोलैरिटी तो होती है ना, डिसॉल्व होता है जितना सल्यूट पर वॉल्यूम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, बट हेयर पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और जाहिर सी बात है, एक अमाउंट हम अमाउंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मोलैलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये वाला। समटाइम हमसे पूछा जाता है ना कि वन मोलर और वन मोलल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा डाइल्यूट होगा, कौन सा कम होगा। तो याद रखिएगा, जो मोलैरिटी होती है ना, जो मोलैरिटी होती है ये वाली, इसमें हमारे पास थोड़ा सा सल्यूट जो होता है ना, सल्यूट मोर होता है, और इसमें लिटल बिट क्या बोलते हैं, सल्यूट जो होता है वो लेस होता है। इस चीज़ को समझें। देखिए, जब हम ना मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं ना, मोलर सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाना है तो लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फार्मूले में वैल्यूज़ लगा के कितने वॉल्यूम में बनाना है, लेट से मैं 0.5 ग्राम जो है ना मेरे पास आ जाती है NaOH की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 ग्राम डाल के पहले तो अप टू मार्क कर दूँगा, फिल कर दूँगा इसको यहाँ तक पानी के साथ। लेकिन जब हमसे बोला जाता है ना मोलर सॉल्यूशन बनाएं, तो हम उसमें फिक्स नीचे जो वॉल्यूम होता है ना 1 kg सॉल्वेंट का, 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं और बाद में डालते हैं, तो इट्स मीन कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट 100 है ना तो 100 की होगा, लेकिन यहाँ से 100 नहीं होगा, प्लस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि जब आप मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है वो मोर होता है, यानी ज़्यादा सॉल्वेंट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मोलर सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू मोलर सॉल्यूशन। और ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। आगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो वो सारी की सारी डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, और लैब में समटाइम डाइल्यूट सॉल्यूशन के फ़ायदे होते हैं। डाइल्यूट हम करते हैं ना, जितना कोई
क्या बोलते हैं ना, सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा ना उतने रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। उसके साथ साथ आपको पता है कि सेफ्टी भी होगी, हमारे पास रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे और सेफ्टी भी होगी, क्योंकि लेस सल्यूट इस्तेमाल होगा। सम टाइम सल्यूट बहुत सारे महंगे भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये इसके एडवांटेज हो जाते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें एडवांटेज ये है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, एक्यूरेट रिज़ल्ट, एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ मोलर सॉल्यूशन। जी, तो उसके बाद है हमारे पास नॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर या डेसीमीटर क्यूब। देखिए अब समझने वाली बात है, ये इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ले लें, इलेक्ट्रॉन ले लें, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि जी सल्फ्यूरिक एसिड का आपने नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट आपने सल्यूट इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करने हैं, तो वो करने हैं 98 मॉलिक्यूलर मास होगा और 2 हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो सकती हैं। सो इट्स इक्विवेलेंट वेट इज़ 49। इसी तरह आपसे कोई HCl का बोलता है, तो HCl में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो अगर इसका 36.5 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 36.5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपसे कोई कहता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी आपको पता है कि रिप्लेसेबल आयन कितने हैं, एक ही है, तो इसका इसलिए हम बोलते हैं कि इसका मोलर 1 मोलर इज़ इक्वल टू 1 नॉर्मल, दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होती हैं वो 1 आ जाती है। तो इस तरीके से हम नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं। जी आगे भी चेक कर लें, इक्विवेलेंट वेट अगर आपने बेस का निकालना, पीछे एसिड है ना तो वहाँ H पॉजिटिव था, यहाँ बेस है तो OH नेगेटिव, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर कोई CpC है आयनिक तो उसमें चार्ज, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एलुमिनियम है, तो एलुमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 9, यानी उसमें चार्ज होगा ना उसके ऊपर, उससे हमने डिवाइड कर देना है मोलर मास को या एटॉमिक मास को। मॉलिक्यूल होगा तो ज़ाहिर मॉलिक्यूलर मास उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस है, हाइड्रोजन होंगे या OH नेगेटिव होंगे। अगर कोई एटम है तो उसमें ज़ाहिर है हम देखेंगे चार्ज को, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन समझ आती है ना, फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 हमारे पास कोई कंपोनेंट है, उनको हमने मिक्स किया हुआ है, तो आपसे कोई बोले कि भाई एक कंपोनेंट की फाइंड आउट करें, तो उस 1 कंपोनेंट की आपने कैसे फाइंड करनी है, उसी के नंबर ऑफ मोल लिख लेने हैं ऊपर टॉप पे, और नीचे जितने टोटल हमारे पास कंपोनेंट होंगे उनके नंबर ऑफ मोल का सम कर देना है। तो इस तरीके से एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, यानी सोल्यूशन में से सम फ्रैक्शन आपने निकालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास A + B + C 3 कंपोनेंट मिक्स किए हुए हैं, तो हमसे कहता है कि मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A फाइंड आउट करें, तो उसको हम XA से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। XA से रिप्रेजेंट कर लिया तो उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अगली बात याद रखिएगा, इसको हम तमाम किस्म के सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, गैस, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड। इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन हैविंग मोर देन 2 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन यूनिटी, और इसका सम जो होता है वो इक्वल टू यूनिटी होता है। लाइक XA + XB + XC, लाइक 3 कंपोनेंट है तो इनका सम करेंगे ना तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और मोल फ्रैक्शन हमेशा मिक्सचर की किससे होती है, ऑलवेज लेस देन यूनिटी। और ये एक रेशो है, इसलिए कोई यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन लेस है, कोई इसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है।
और ज़ाहिर सी बात है फिर ये इंडिपेंडेंट भी होती है टेम्परेचर के ऊपर भी। और अगर आपसे कोई बोले कि परसेंटेज मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दें। पार्ट्स पर मिलियन, अगर आपके साथ आपके पास वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो ना, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो उस वक्त हम पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिट बेसिकली हम स्मॉल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एटमॉस्फेयर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओजोन, यानी कोई भी इम्प्योरिटी हो तो उसकी जिसकी कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूशन का बनाते हैं। और पीपीएम सोल्यूशन मोस्टली हम मैस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको बनाते हैं, ये वाले सोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनालिसिस में। दिस इज़ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, दिस इज़ फॉर वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लाइक टू एक्सप्रेस इम्प्योरिटीज़। और बनाने का तरीका है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देना है मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखें सोल्यूशन आइडियल हो सकते हैं, याद रखिएगा कि गैसेस कभी भी आइडियल नहीं हो सकती, गैसेस कभी भी आइडियल नहीं हो सकती, लेकिन सोल्यूशन आइडियल हो सकते हैं जी। तो आइडियल सोल्यूशन ओबे करेंगे राउट्स लॉ को, ठीक है, राउट्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल होंगे। फिर डेल्टा एच यानी हीट इंथाल्पी ऑफ द सोल्यूशन इज़ या हीट ऑफ द सोल्यूशन इज़ इक्वल टू 0 होगी। डेल्टा वी भी 0 होगा, उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन कोई नहीं होगी, और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और इट डज़ नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये आगे हम जाके देखेंगे भी कि एजियो और जियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। नॉन आइडियल हीट ऑफ सोल्यूशन या मिक्सचर 0 नहीं होगा, वॉल्यूम भी 0 नहीं होगा, ये ओबे भी नहीं करेंगे राउट्स लॉ को, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगी इसमें, और ये जियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है जी। तो कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, बेंजीन और टॉलुवीन जो है ये दोनों आइडियल सोल्यूशन हैं, हेक्सेन और हेप्टेन हैं, इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल आयोडाइड है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, ऑल आर डाइल्यूट सोल्यूशन, CCl4 एंड CiCl4, ये सारे के सारे, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड, ये सारे के सारे क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं ये सारी की सारी। उसके बाद जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, वो ऑस्मोटिक इक्वेशन जो है ना उसको भी ओबे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको भी हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी आगे हम जाके पढ़ेंगे। अभी देखें जियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं। जियोट्रोपिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि डिस्टिल्ड किए जा सकते हों विद द चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल और वाटर, और इनकी सेपरेशन हम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। और जो हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, और ये डिस्टिल्ड नहीं हो सकता बाय चेंज इन कंपोजिशन, ठीक है, मतलब चेंज इन कंपोजिशन के साथ जो डिस्टिल्ड हो जाए वो था जियोट्रोपिक, जो नहीं हो सकता वो होता है एजियोट्रोपिक, और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि पीछे हमने पढ़ा ना जियोट्रोपिक जो है उसकी कंसंट्रेशन चेंज करें तो वो डिस्टिल हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है और इसकी कंसंट्रेशन ना भी चेंज करें विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, इसको ये डिस्टिल्ड होता है, ठीक है। और इसको हम सिंपल जो डिस्टिलेशन है उसके थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते, इनको सेपरेट नहीं कर सकते।
फिर आ गया जी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब होता है, देखें अब ये दो टाइप्स जो है ना, इनमें फ़र्क चेक करें। अगर तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो जो एक्सपेक्टेड है, हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा आ जाए, उससे कम हो जाए, तो उस वक्त जो डेविएशन होगी ना, वो हमारे पास होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा और वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट यू नो कि जब किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसके वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो उसके वेपर ही कम बनेंगे ना, तो वेपर का प्रेशर भी कम होगा। तो इट्स मीन कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट उससे कम आ जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन होती है। मिसाल के तौर पर जब हम वाटर को और इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं, वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल का हम ये मिक्सचर बना लिया हमने, ठीक है। अब देखें यहाँ पे गौर करना है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो वैसे तो बॉयल होता है 78.5 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है, लेकिन जब ये सोल्यूशन बनता है इसके साथ, चूँकि ये एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अब ये बॉयल कर जाएगा 78.1 डिग्री के ऊपर अब बॉयल कर गया। यानी जो एक्सपेक्टेड है वो ये वाला है इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन वो कम हो गया है वाटर के साथ जब सोल्यूशन उसने बनाया। तो ये एक बात तो ये हो गई कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। दूसरी बात ये हो गई कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउट्स लॉ। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाना। देख लें 78.5 है, यहाँ पे 78.1 डिग्री है, तो एक्सपेक्टेड से कम हो गया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है जो बना है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है, बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है उससे बढ़ जाए और वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है फिर डिक्रीज़ होगा, तो उस वाले केस में नेगेटिव डेविएशन होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप HCl और वाटर का सलूशन बनाते हैं, ठीक है, अब दोनों का सलूशन बना लिया। अब हमें पता है कि जो पानी है हमें पता है कि पानी जो है वो 100 पे बॉयल करता है, ठीक है, 100 डिग्री पे बॉयल करता है। लेकिन जब इसके साथ इसका सलूशन बन जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये वाला मिक्सचर 10 डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर नहीं बल्कि 110 डिग्री के ऊपर बॉयल करेगा। तो दिस इज़ अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है। पॉजिटिव डेविएशन ये होती है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा एक्सपेक्टेड है या एक्चुअल है उससे कम हो जाए, ठीक है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा हो जाए तो तब नेगेटिव डेविएशन, ज़्यादा हो जाए बॉइलिंग पॉइंट तो पॉजिटिव डेविएशन, कम हो जाए हमारे एक्सपेक्टेड से तो। सो मस्ट रिमेंबर दीज वन जी। तो राउट्स लॉ जी हमारे पास है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1, यानी x1 हमारे पास क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। जितना मतलब मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का उतना ही हमारे पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, पहली बात ये, यहाँ पे साइन ख़त्म करें तो P0 एक कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं x1। ये वेपर प्रेशर किसका है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये वाला, ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये बनती है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट is equal to the product of vapor pressure of solvent and mole fraction of that solvent, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये है हमारे पास। दूसरी डेफिनेशन इसकी रीअरेंजमेंट करने के बाद हम बनाते हैं
कि डेल्टा पी इज़ बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है किसकी? सल्यूट की। अब यहाँ पे चेक करें, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी प्रेशर का लो होना, वेपर प्रेशर का लो होना। जब हम सल्यूट की मिकदार को बढ़ाते हैं, जब सल्यूट की मिकदार को बढ़ाते हैं तो यू नो वेरी वेल, जब सल्यूट बढ़ता है तो जो सरफेस होता है सॉल्वेंट का वो ब्लॉक होता है ऊपर से, ठीक है। जब हम एक वोलाटाइल, याद रखिएगा कि राउट्स लॉ में वोलाटाइल सल्यूट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट रिमेंबर दिस वन कि सल्यूट मस्ट बी वोलाटाइल। जब हम कोई सल्यूट वोलाटाइल डालेंगे इस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो इसकी ऊपर वाली सरफेस को ये ब्लॉक कर देगा, यानी कि जो पार्टिकल होंगे सल्यूट के वो कुछ ना कुछ तो सरफेस ब्लॉक करेंगे ना। तो फिर जितने पहले वेपर बनने थे अब बाद में सल्यूट डालने के बाद नहीं बनेंगे। इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर लो हुआ है। उसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि x2 के साथ। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन है ऑफ सल्यूट। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जितना आप सल्यूट डालते जाएंगे, सल्यूट मस्ट बी वोलाटाइल, ठीक है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर लो होता जाएगा। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ये दूसरी डेफिनेशन है। यहाँ से ही एक तीसरी बनाते हैं हम, डेल्टा पी। यहाँ पे एक हम इस्तेमाल करेंगे अगेन कांस्टेंट, वो पी नाट होगा, x2 होगा, ठीक है। डेल्टा पी ओवर पी नाट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू x2। अब ये क्या बन गया है? ये जो वैल्यू बन गई है ना, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन गया है हमारे पास, और ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी। ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कहता है कि अगर इक्वी मोलर हम दो चीज़ों के ले लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है उस वक्त जब इक्वी मोलिक्यूलर या इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में डिफरेंट दो सल्यूट हैं। समझा देता हूँ जी मैं। लेट से एक हमने डाला यहाँ पे A, ठीक है, और दूसरा हमने डाला B, ठीक है। दोनों की कहता है कि इक्वी मॉलिक्यूलर, मतलब दोनों की प्रोपोर्शन सेम रखें। लेट से 5 ग्राम ये डाला, 5 ग्राम ये डाला। तो अब आप, अगर आपके पास दो सल्यूट की मिकदार इक्वल है ना इस सॉल्यूशन में, ठीक है, अल्टीमेटली सल्यूट डिफरेंट हैं, A है एक B है, सल्यूट डिफरेंट हैं दो, लेकिन उनकी हमने जो प्रोपोर्शन ली है या वेट लिया है या मैस लिया है वो सेम लिया है। और कहता है कि अगर उसको हम डिज़ोल्व करते हैं इन अ सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। कौन सी? ये वाली। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा अगर हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, और उसमें दो डिफरेंट सल्यूट की कंसंट्रेशन डालते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, तो ये वैल्यू कांस्टेंट आती है। आई थिंक ये एफएससी की चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने बोल दी हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने बोल दी हैं। लॉ की, राउट्स लॉ की तरह का ही एक और लॉ है जो कि हेनरी लॉ है, ठीक है। अब हेनरी लॉ जो है ना, राउट्स लॉ तो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सल्यूट वोलाटाइल होता है, ठीक है, सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है। और जब हमारे पास इफ़ नॉन वोलाटाइल एंड वी ऐड अ गैस इनटू इट एंड अप्लाई प्रेशर, ठीक है, जब कोई चीज़ नॉन वोलाटाइल, हमारे पास सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल है, उसमें हम कोई गैस बाहर से डालते हैं और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें इसको कुछ डिज़ोल्व करने के लिए, तो उस वक़्त हम हेनरी लॉ का हवाला देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पॉइंट आया तो मैंने आपको बता दिया। कंपोजिशन ऑफ द वेपर, ये भी जी वही बात यहाँ पे हो गई है जी कि हेनरी लॉ जो है वो
मोल फ्रैक्शन ऑफ जो होती है ना हमारे पास सॉल्वेंट की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ठीक है। तो ये दोनों का रिलेशन है कि एच जो है ये हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल के ऊपर, कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, नॉट ऑन द नेचर ऑफ दी दैट सल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगी उस सल्यूट की, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द सल्यूट, दे आर मेनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। इसीलिए हमने पहले भी बात की थी कि मोलल, आपको पता ना मोलल सोल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, और ये प्रॉपर्टी मोलल सोल्यूशन के लिए हम स्टडी करते हैं। नॉन वोलाटाइल सल्यूट होना चाहिए, सल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। देयर आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सोल्यूशन की है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नॉट फॉर प्योर सब्सटेंस। तो ये 4 किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Colligative properties is directly proportional to number of species and inversely proportional to molar mass, ठीक है। Colligative properties directly proportional to number of species and inversely proportional to molar mass। देखें relative lowering of vapor pressure, पीछे हमने बात की है ना कि हम एक सोल्यूशन में बाहर से कोई सल्यूट डालते हैं, इसमें डाला तो इस सल्यूट ने क्या किया, जाके इसके पार्टिकल कुछ ना कुछ तो थे, उसने आके इसकी सरफेस को ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने की वजह से पहले जितने वेपर बन रहे थे उतने अब नहीं बन रहे, तो इट्स मीन इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो बात कर रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड बाय ऑस्टवर्ड एंड वाकर मेथड, डायनामिक मेथड है। गैस सैचुरेशन मेथड, यानी ये मेथड है जिसकी हेल्प से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बाकी आगे जो है ना, आगे ये सिर्फ़ और सिर्फ है हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। देखें जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अब एलिवेट करना, बढ़ जाना बॉइलिंग पॉइंट का, इट्स मीन सिंपल कि जब हम कोई X2 यानी सल्यूट डालते हैं तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, वेपर कम बनते हैं। अब वेपर कम बन रहे हैं तो इट्स मीन कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी एलिवेट हो गया है, ठीक है। जितना सल्यूट की कंसनट्रेशन आप डालते जाएंगे उतना ज़्यादा लो होता जाएगा वेपर प्रेशर, और बॉइलिंग पॉइंट उसी लिहाज से उसका बढ़ता जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, एक चीज़ ऑलरेडी बॉयल हो रही है, बाहर से आप थोड़ी सी शुगर कोई और चीज़ डालेंगे तो वो बॉयल होना बंद कर देगी ना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी को हम अब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है, अब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं। और इसको हम 3 तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं। लैंड्सबर्गर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कोल्ट्रेल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और आपकी FSC में है डेल्टा TB, इसको लोअरिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। और ये इक्वल होता है KB। ये KB क्या है, ये वॉल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, और ये मोलैलिटी है, ठीक है, मल्टीप्लाई मोलैलिटी के साथ करते हैं। तो डेल्टा TB जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, यानी मोलैलिटी किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उसमें होगी। इट्स सिंपल मीन कि जितना आप डालते जाएंगे ना, बढ़ाते जाएंगे सल्यूट, उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता जाएगा, ठीक है। आगे मेजरमेंट के मेथड हैं, और हमारे पास जो मेथड है ना लैंडबर्गर्स मेथड, ठीक है, लैंडबर्गर्स मेथड, तो इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। इसमें जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है उसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो 0.01 केल्विन तक वो मेजर कर सकता है टेम्परेचर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं
इस लैंडबर्गर मेथड में जो थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो उसी क्या बोलते हैं, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए ये एक हमने फार्मूला बनाया, उससे हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सल्यूट का, जो हम सल्यूट डाल रहे हैं उसका। उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आना। अगेन वही बात है, जब हम सल्यूट डालेंगे तो डिप्रेशन आएगा। ठीक है, और डेल्टा टी एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से हम जो है इसको फर्दर आगे ले जाके इससे क्या बोलते हैं ना, वो इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। और इसकी स्टडी को हम क्रायोस्कोपी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट के एफ इस्तेमाल हो रहा है इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स आपके सामने हैं, दोनों के अंदर सेम ही हैं। तो ये फार्मूला है जी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने का इन केस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मेजरमेंट कैसे करते हैं, बैकमन्स मेथड है और दी रास्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को याद रख लें कि अभी हम तेज़ी के साथ आगे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एफएससी की चीज़ें हैं। इन टॉपिक्स में से आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब आपसे बोलता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात है ना, तो किस किस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स इनफ, काफ़ी है। उस मोलैलिटी के साथ रिलेशन क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, क्रायोस्कोपिक क्या है, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं हमारे लिए, हमारे काम के लिए काफ़ी इतनी चीज़ें। उसके बाद है हमारे पास ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से किसी मतलब फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। याद रखिएगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं हम ओस्मोसिस। सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। तो ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से इस साइड पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये जो है सेंटर में ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या होना है, अब यहाँ से सॉल्यूशन साइड से एक प्रेशर लग रहा है इस साइड को। ठीक है, टू चेक दी प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एक्सर्टेड टूवर्ड्स दिस साइड, यानी एक सॉल्यूशन लगा रहा है इस साइड को, सॉल्यूशन लगा रहा है इस साइड को। ठीक है, अब इस साइड पे प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट भी तो इधर लगा रहा है, तो वो वाला प्रेशर जो एक्सर्ट होता है सॉल्यूशन साइड से इन ऑर्डर टू चेक द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टुवर्ड द सॉल्यूशन, यानी ज़ाहिर सी बात है इधर प्योर सॉल्वेंट है, इसके मॉलिक्यूल इधर आना चाह रहे हैं और इसके इधर को लगा रहे हैं, तो सॉल्यूशन जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, सॉल्यूशन जो प्रेशर लगाता है टू चेक आउट दी प्रेशर ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जब हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो एक प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन, एक प्रेशर लगाता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन साइड से जो प्रेशर लगता है टू चेक दी प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। दूसरे लफ्ज़ों में इसको मज़ीद समझ लें, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होती है यार, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। ठीक है, अब यहाँ से इधर भी प्रेशर लग रहा है, तो इस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस बोलते हैं ना, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की तरफ मूव करना। लेकिन अब क्या है कि इधर से भी प्रेशर लग रहा है सॉल्यूशन साइड से भी, तो ज़ाहिर सी बात है ओस्मोसिस रुक जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर।
द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। मेजरमेंट किससे करते हैं, एक प्रेफर्स मेथड है, ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट एक प्रेफर्स मेथड है। दूसरा हमारे पास है मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड है, बार्कले एंड हार्टलेज मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है। मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड है, बार्कले एंड हार्टले मेथड है। ठीक है, हार्टले, बार्कले एंड हार्टले, मोर्स एंड फ्रेजर्स। उसके बाद है जी हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब सेम, ऐसे दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। फॉर एग्जांपल NaCl और ये दिया हुआ है। हाइपो का मतलब होता है कम, ऐसा सोल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी के बरक्स एक होगा हाइपर मतलब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका सोल्यूशन का होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हमारे पास है वांट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, वांट ऑफ ये लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में आते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कहता है कि बिहेव लाइक अ गैसेस, इसलिए इसके ऊपर गैस लॉज सारे के सारे अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले है गैस लॉज, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो यह है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसी तरह हमारे पास आगे आएगा, इसी तरह हमारे पास आता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या है कि नंबर ऑफ मोल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के। अब इन तीनों लॉ को हम उसी तरीके से कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर इन तीनों लॉज को हम कंबाइन करें तो वी गेट आ इक्वेशन पाई वी इज़ इक्वल टू NRT। ठीक है, तो ये वांट ऑफ इक्वेशन है किसके लिए है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ठीक है, तो मस्ट रिमेंबर दिस वन, और ये सिर्फ़ और सिर्फ है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई होगी डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर, और अगर आपने कंसंट्रेशन को हाई कर दिया, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो ये फिर वैलिड नहीं होगी एट हायर कंसंट्रेशन। देखें अभी हमने बात कर दी ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अप्लाई होती है, और जो सल्यूट होना चाहिए वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और डाइल्यूट सोल्यूशन की बात की है तो कंसंट्रेशन कहता है नॉट ग्रेटर दैन 0.1, यानी 0.1 से कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है, यानी कि यहाँ तक ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये बिल्कुल रिवर्स है ऑस्मोटिक का। ठीक है, ऑस्मोसिस का ज़ाहिर सी बात है रिवर्स बोल रहा है। कहता है कि व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन इज़ मोर देन पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम बाहर से अगर लगाएंगे तो देन सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो होगा वो सोल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एडवांस टेक्निक है, ये वाली एडवांस तरीका है ये वाटर की ट्रीटमेंट करने का। ठीक है, वाटर को प्योर करने का एक एडवांस टेक्निक है रिवर्स ऑस्मोसिस जी। तो पीछे हमने हेनरी लॉ की बात की थी, उसकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेंगे। दी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सॉल्युबिलिटी जो है ना गैस की, वहाँ भी हमने यही बात की थी कि हम सॉल्वेंट के अंदर किसी गैस को डाल के डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहता है डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। और स्टेटमेंट है फॉर अ गैस इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्वेंट, वो गैस जिसको हम ला रहे हैं इसके अंदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ गैस दैट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, यानी जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी जितनी कंसनट्रेशन ऑफ द गैस डिजोल्व इन सॉल्वेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक्स क्या है? सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। ये चैप्टर इस तरीके का है कि इसमें से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो देखने को मिलते हैं वो आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पूछी जाती है। आपको कोई पूछा जाएगा कि इतने % मोलर सॉल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, HCl का, कोई भी कंपाउंड दे के, तो आपसे मोलर सॉल्यूशन बनाना पूछा जा सकता है, मोलर सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन और जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन वगैरह कैलकुलेट करने के, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और दूसरी एजियोट्रोपिक और जियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, या हमने थोड़ा सा आगे देखा है लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें देखी हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको जितना हो सके मुख्तलिफ़ जगहों से, आप FSC से, आप BSc से इसको मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।